Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Today we are getting started with third video lecture of class 9th chapter, that is French Revolution. And for today our topic is the outbreak of the revolution. इस आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि जो पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उस कहानी को हम पहले एक बार रिकैप करते हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उसकी कंडीशन क्या थी। इसमें हमने पढ़ा था 1774 को जो लुईस 16 होता है उसे वहाँ पर तख्त नशीन किया जाता है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है एट द एज ऑफ 20 टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट। और उसके बाद शादी के बाद वहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन उनकी थी कि वहाँ पर जो ट्रेजरी थी दैट वाज वे एम्प्टी। फाइनेंशियल पोजीशन जो फ्रांस की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी में जो सोशल डिवीज़न हो चुका था और सोसाइटी को 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। इसमें जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे दे वर एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड द बर्डन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल लॉस जो था वो थर्ड स्टेट पर था। और इसके बाद हमने ये भी इसमें पढ़ा था कि वहाँ पर जो लोगों की जो थर्ड स्टेट था उनसे वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट से टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस चल रहा था। इसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है, वो प्रिविलेजेस की डिमांड करते हैं कि प्रिविलेजेस को एंड होना चाहिए, प्रिविलेजेस को एबॉलिश करना चाहिए। उसके बाद इस मिडिल क्लास में ही एक ग्रुप इमर्ज हो जाता है जो प्रॉस्पेरियस हो जाता है, जो एजुकेटेड हो जाता है और उनमें से पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है। वो प्रोपेगेट करते हैं कि सोसाइटी में एक इंसान की जो सोशल पोजीशन है दैट शुड बी ऑन द बेस ऑफ मेरिट और किसी एक इंडिविजुअल के पास डिवाइन राइट्स नहीं हो सकते हैं। कोई एक इंडिविजुअल अथॉरिटेटिव एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता है। और उनमें से जो पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है, ये हमने पढ़ा था कि वेरियस फिलासफर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉन लॉक जो था उसने रिफ्यूट किया था जो डिवाइन एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसीज की जो अथॉरिटी एक इंडिविजुअल के पास होगी, इसको उसने अपोजिशन किया था। जे रोसियो के बारे में हमने पढ़ा था जिसने कहा देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। इन थाट्स को इमर्ज होने लगा और वहाँ पर हमने ये भी समझा था कि जो मॉन्टेस्क्यू थी उसकी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और कहा था कि देयर मस्ट बी ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और अब एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई थी जिसमें से कहा जाता था कि सिटीजन्स के पास राइट्स होनी चाहिए, सिटीजन्स के पास कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी आना चाहिए और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन फर्दर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी फर्स्ट एंड द सेकंड वीडियो लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने आज इस वाले वीडियो लेक्चर में क्या समझना है। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कि रेवोल्यूशन का जो ओरिजिन है इस वाले सीन से स्टार्ट होता है, आज वाली टॉपिक से स्टार्ट होता है। आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। लुईस 16 जो कि हमने पढ़ा था, नव लुईस 16 प्लानड टू इंक्रीज टैक्स। अब इसने कहा कि मैं टैक्स इंक्रीज करूंगा, क्योंकि टैक्स को इंक्रीज करने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने का। तो अब जो किंग था ही प्लानड टू इंक्रीज द टैक्सेस। लेकिन इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, इससे पहले लुईस 16 से पहले जो रिजीम चल रहा था, मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इंक्रीज टैक्स एट इट्स ओन विल। एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो ये थी लेकिन टैक्स को इंक्रीज करना मोनार्क के बस की बात नहीं थी। इससे पहले जो ओल्ड रिजीम था वहां पर भी मोनार्क अपनी मर्जी से टैक्सेस इंक्रीज नहीं करता था और अब लुईस 16 के पास भी ये डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि वो भी अपनी मर्जी से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर पाता था। तो क्या करना क्या था इनको, फॉर इंक्रीजिंग टैक्स he used to call a meeting of the States General who would then pass his proposals for टैक्स इंक्रीज। इसका मतलब है कि अब जो किंग है लुईस 16 या इससे पहले जो ओल्ड रिजीम हुआ करता था वो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाती थी और स्टेट्स जनरल की मीटिंग में जो मेंबर्स होते थे 3 स्टेट्स के, वो टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए बिल पास करते थे, प्रपोजल पास करते थे। तब ही मुमकिन हो सकता था कि टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए और किंग जो होता था वो सक्सेसफुली टैक्सेस को इंक्रीज कर पाता।
अब यहाँ पर हमने पहले समझना है कि ये स्टेट्स जनरल है क्या। स्टेट्स जनरल में जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये है क्या। स्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेट्स जनरल एक बॉडी थी जिसमें से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे एंड ये कंप्राइज करता था, इट वाज ए स्टेट्स जनरल। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन डिस्क्रिशन मोनार्क के पास ये नहीं था कि टैक्स अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकता था, लेकिन इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाएगी ये डिस्क्रिशन था मोनार्क का, ओल्ड रिजीम में भी और अब के रिजीम में भी। लास्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड इन 1614, इसका मतलब हुआ ओल्ड रिजीम में लास्ट टाइम 1614 में ये स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। इस स्टेट्स जनरल ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी, इस स्टेट्स जनरल ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी इसकी मीटिंग बुलाई गई थी और तब भी टैक्स ही इंक्रीज करना था। यहाँ तक हमने समझा। आइए हम यहाँ पर जो इवेंट्स 5 मई 1789 को हुए थे उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। It was 5 May 1789 that is the first sit-up, initial point जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। King Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for the new taxes. लुइस 16 जो था इसने एक प्रपोजल पास किया था कि हमने टैक्सेस को इंक्रीज करना है, इसलिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट, मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी हॉल ऑफ द वर्सलीज, द पैलेस में जो हॉल था वहीं पर मीटिंग को कंडक्ट करना था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो था 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच आ जाते हैं और ये बैठते हैं एक दूसरे को फेस करके। सीटिंग अरेंजमेंट इनके लिए किया हुआ होता है रूम में, एक तरफ से रहते हैं फर्स्ट स्टेट और दूसरी तरफ से बैठते हैं सेकंड स्टेट। ये 300 की सीट रंगत में दोनों आई थी, इसमें उनकी सीट रंगत 600 थी दो ग्रुप्स की, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो 300 फर्स्ट स्टेट आया था और 306 स्टेट आया था। इनको सीटेड रखा गया था, दूसरी को ये फेस कर रही थी। अब अगर हम थर्ड स्टेट की बात करेंगे, 600 मेंबर्स आए थे फ्रॉम द थर्ड स्टेट, हैड टू स्टैंड एट द बैक, लेकिन इनको पीछे खड़ा बैठना था, इनके पास कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, जो कि कुल 600 की तादाद में आई थी। रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड क्लास। अब इसमें हमने समझना है इस थर्ड स्टेट में जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी ये वही स्टेट था, ये वही पीपल थे जो एजुकेटेड कहलाते थे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था जो प्रॉस्पेरियस का कहलाते थे, और इन ही लोगों में से पॉलिटिकल अवेकनिंग थे, और यही वो इंडिविजुअल्स थे, यही वो लोग थे, और यही वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था थर्ड स्टेट का जो कहते थे एन इंडिविजुअल सोशल पोजीशन शुड बी ऑन द मेरिट। इनमें ही पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है। तो अब क्या होता है इसमें, जो पीजेंट्स होते हैं, जो आर्टिजनस होते हैं, जो वुमेन्स होते हैं, इनकी एंट्री जो होती है वो डिनाई की जाती है, और इनके जो लेकिन ग्रीवियंसेस थे उनको लिस्ट किया जाता है इन द शेप ऑफ 40,000 लेटर्स विच द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रॉट विथ देम। इसका मतलब हुआ जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिजनस थे, जो वुमेन्स थे, इनकी वहां पर एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन इनकी जो ग्रीवियंसेस थी वो इन द शेप ऑफ लेटर्स 40,000 लेटर्स की शक्ल में थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने साथ अंदर स्टेट जनरल की मीटिंग में साथ ले गई थी। लेकिन कन्फ्लिक्ट इन द मीटिंग, इस मीटिंग में क्या हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट होता है, और इस कन्फ्लिक्ट ही बनता है कि रिवॉल्यूशन का जो टर्निंग पॉइंट होता है। वोटिंग इन द पास्ट, पहले जब मीटिंग बुलाई जाती थी स्टेट्स जनरल की, उसमें जो सिस्टम ऑफ वोटिंग था, पैटर्न ऑफ वोटिंग था, वो क्या था, और इस वक्त किस तरह से वोटिंग का इंतखाब किया जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ देयर सीट रंगत एवरी स्टेट वाज गिवन ओनली 1 वोट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट स्टेट से 300 आई है लेकिन वो एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं, सेकंड वो स्टेट से 300 आई है इस बार वो एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं, और थर्ड स्टेट से अगर 600 भी आई है लेकिन फिर भी वो एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं। यही एक पैटर्न था, प्रैक्टिस था ओल्ड रिजीम का। लेकिन जो किंग था, किंग डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द सेम प्रोसीजर। इस बार भी लुइस 16 के हिसाब से वही प्रोसीजर चलेगा। दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड ऑल द 3 स्टेट्स विल बी गिवन ओनली 3 वोट्स एंड 2 वोट्स। तो हमें पता है फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट वो किंग के फेवर में आने वाले थे, तो इस तरह से रेजोल्यूशन पास समझा जाता था, और लुइस 16 या किंग के पास या ओल्ड रिजीम के पास या न्यू रिजीम के पास अथॉरिटी आती थी टैक्स को इंक्रीज करने की।
बट होता क्या है, members of the third state objected and demanded one person, one vote and one value। समझ आया? इस बार थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो 600 की तादाद में आया, उन्होंने ओल्ड रिजीम की जो वोटिंग प्रैक्टिस थी उसको ऑब्जेक्ट किया, उसको ऑब्जेक्शन की, उसको अपोजिशन की। इसके बरअक्स उन्होंने डिमांड की कि दिस टाइम वोटिंग मस्ट बी ऑन द बेस ऑफ वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। और इस हिसाब से वहां पर उन्होंने अपना प्रपोजल सामने रखा। लेकिन लुई 16 ने जो थर्ड स्टेट का प्रपोजल था इसको रिजेक्ट किया और इसको तस्लीम नहीं किया। दैट मीन्स लुई 16 के हिसाब से ओल्ड रिजीम की ही प्रैक्टिस चलनी चाहिए जो किंग के फेवर में ही होता था। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट ने इसकी अपोजिशन की, लेकिन जो लुई 16 था इसने इनकी इस अपोजिशन को नकारा और इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड अवे इन प्रोटेस्ट, अब जो मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे वहां पर जो जनरल जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी वो अधूरी छोड़कर वो वहां से वॉकआउट होकर बाहर चले जाते हैं प्रोटेस्ट की शक्ल में। तो वक्त था 20 जून 1789। तो अब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स assembled in indoor tennis court in the ground of Versailles declared themselves as national assembly। यही थर्ड स्टेट, यही मिडिल क्लास ग्रुप, यही प्रॉस्पेरियस सेक्शन, यही एजुकेटेड सेक्शन जिनको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट के नाम से हम जानते हैं, यही बाहर प्रोटेस्ट की शक्ल में निकलते हैं और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि आज के बाद हम एक नेशनल असेंबली को आज के बाद हम एक नेशनल असेंबली को डिक्लेयर करेंगे। और ये खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और ये वहां पर वर्साइलीज में एक टेनिस इंडोर स्टेडियम, टेनिस कोर्ट था, वहीं पर ये असेंबल होते हैं और अब ये देखते हैं कि हम एक नेशनल असेंबली को डिजाइन करते हैं और ये खुद को डिक्लेयर करते हैं दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल असेंबली। And they swore not to disperse till they drafted a constitution and limit the powers of the king monarch। इसका मतलब हुआ तब हम यहां से नहीं हटेंगे, तब हम यहां से नहीं जाएंगे, तब हम नहीं बिखर जाएंगे। अब थर्ड स्टेट वाले, हमारी आवाज अब नहीं बिखर जाएगी, हमें यूनिटी रहेगी, हमें डिसयूनिटी क्रिएट नहीं होगी जब तक ना हम एक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि जो मोनार्क हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिसके पास एब्सोल्यूट टेंडेंसी है, उसके पावर्स को लिमिट किया जाए। तो ये थर्ड स्टेट की कहानी थी। इसमें होता है रिवोल्यूशन का जो इनिशियल स्टेज है वही यहाँ से स्टार्ट होता है। 5 मई 1789 पहला पॉइंट, जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है लुई 16 के जरिए। 20 जून 1789 जब वो अब डिक्लेयर करते हैं कि दैट वी आर द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस एंड वी विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। अब यहां पर एक पर्सन था, इसका नाम था मिराबियो। ये जो मिराबियो था, ही वॉज फ्रॉम द नोबल फैमिली, इसकी बर्थ हुई थी नोबल फैमिली, दैट मीन्स द सेकंड स्टेट से हुई थी। ये क्या चाहता था, वांटेड टू डू अवे द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस एंड डिलीवर्ड स्पीचेस एंड sermons टू द persons of the national assembly or to the people of this third state। ये जो मिराबियो था ये एक नोबल फैमिली से इसका जन्म हुआ था। इसका मतलब ये था कि ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करता, लेकिन इसके बरअक्स ये चाहता था कि जो भी ये प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ये इनजस्टिस है, इक्वलिटी के कंसेप्ट का। और इसने वहां पर लोगों को खिताब किया, स्पीच दिया। दैट मीन्स कि मिराबियो वाज इन सपोर्ट विद द थर्ड स्टेट और इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसके ये साथ में था। और दूसरा पर्सन है अबीसियस, ये एक प्रीस्ट था और इसने एक पम्पलेट लिखा था, इसने एक मैगजीन लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इसका मतलब हुआ थर्ड स्टेट को किस स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था, थर्ड स्टेट की क्या सोशल पोजीशन फ्रांस में थी, वो सब कुछ इसमें उस पम्पलेट में इसने लिखा था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। मकसद ये था कि पूरे एक फ्रेंच सोसाइटी में नेशनलिज्म को क्रिएट किया जाए, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को क्रिएट किया जाए। और मकसद ये था कि फ्रांस को एक न्यू आइडेंटिटी दी जाए और फ्रांस में जो हेरिडिटी पोजीशन है वो खत्म की जाए। इस तरह से आज के इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि अब लुई 16 या ओल्ड रिजीम में ये होता था कि टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए किंग के पास अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती थी, लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो ही चाहता था कि जब स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाए। तो पिछली बार 1614 में जो ये स्टेट जनरल की मीटिंग थी
ये बुलाई गई थी। इस बार भी लुईस 16 5 ऑफ मई 1789 को ये मीटिंग बुलाता है और इस मीटिंग को बुलाने का मकसद ये था कि टैक्सेस को इंक्रीज करना था। और इसमें क्या होता है कि जो मीटिंग रखी जाती है हॉल ऑफ द वर्सलीज में रखी जाती है। फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 300 की सीट में दोनों आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 300 की सीट में वो फर्स्ट स्टेट द सेकंड स्टेट की सूरत में आए थे और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दे वर 600 इन नंबर और वहां पर रिप्रेजेंटेड थे, उनको कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन, उनको दे रहे थे द प्रॉस्पेरियस एंड द एजुकेटेड सेक्शन विद इन द थर्ड क्लास। और यहाँ पर जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिजन्स थे, जो वुमेन, इनकी एंट्री को डिनाई किया गया था, लेकिन फिर भी इनकी जो ग्रीवियंसेस थी उनको लिस्टेड किया गया था, उनको रखा गया था 40,000 लेटर्स की शक्ल में, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट अपने साथ लेकर अंदर स्टेट्स जनरल की मीटिंग में गई थी। लेकिन वहां पर कन्फ्लिक्ट होता है। लुईस 16 इससे पहले जो वोटिंग का सिस्टम था वो था वन पर्सन, वो था वन वोट फॉर वन स्टेट रिस्पेक्टिव ऑफ द सीट। लेकिन इस बार क्या हुआ, लुईस 16 भी चाहता था कि वही प्रैक्टिस मैं अपनाऊं, लेकिन जो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट थे वो इस पैटर्न के ऑब्जेक्शन करते हैं और डिमांड करते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू की बुनियाद पर। लेकिन इसकी जो अपोजिशन करते हैं लुईस 16 इसको रिजेक्ट करते हैं, इस प्रपोजल को। फाइनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो होते हैं वो प्रोटेस्ट की शक्ल में बाहर निकलते हैं और 20 जून 1789 ये असेंबल होते हैं एक दफ़ा फिर। जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट थे ये असेंबल होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलीज में, जहां पर ये एक ओथ लेते हैं कि हम ही अब नेशनल असेंबली हैं और हम तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं हो जाएंगे जब तक हम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो मोनार्क हैं इसकी पावर को लिमिट किया जाएगा। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल में मिराबियो एक पर्सन था जो नोबल फैमिली से था, जो प्रिविलेज में बर्थ एंजॉय करता था, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी थी, इसका मतलब ये था, इसकी आइडियोलॉजी के हिसाब थी जो प्रिविलेजेस, जो सोशल डिवीजन फ्रांस में क्रिएट किया हुआ था वो चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए। और इसलिए वहाँ पर इन्होंने स्पीचेस दी, सरमन्स दी और लोगों को असेंबल किया। और इस तरह से दूसरा पर्सन था, इसका नाम था अबीसियस, एक प्रीस्ट था और इसने एक पम्पलेट लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और उसमें जो स्ट्रगल, जो बर्डन थर्ड स्टेट को सहना पड़ता था वो सभी कहानी इसमें उसने दर्ज की थी। और इस तरह से इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन जो होता है, और इसमें पहली चिंगारी जो होती है वो स्टेट जनरल की मीटिंग से स्टार्ट हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो इसमें हमने पढ़ना होगा वो हम आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।